रिटेलर होते हैं, वो बहुत कुछ आपको सिखाते हैं। उनसे सीखने की कोशिश किया करें ताकि वो गलती जो उनके साथ आपने कर दी है अगले के साथ ना हो। इसके अलावा अपने रिटेलर को, एक रिटेलर को दूसरे से कभी भी कंपेयर ना किया जाए। हर रिटेलर की अपनी स्ट्रेंथ है, बट उसको वो स्ट्रेंथ अगर खुद को खुद नज़र नहीं आ रही तो वो आपको दिखाने की ज़रूरत है कि सर आप ये बेच सकते हैं, ये रख सकते हैं, आगे जा सकते हैं, इस पे फोकस करें। कंपेरिजन करेंगे तो बिल गेट कहता है कि आप ज़्यादती करते हैं, क्योंकि हर शख्स की अपनी अपनी क्वालिटीज़ है। कोई टीचर बन सकता है मिसाल के तौर पे, कोई प्रोफेशन चुन सकता है, डिपेंड्स ऑन कैपेबिलिटीज़। तो इसी तरीके से रिटेलर भी है, आपका कस्टमर भी है, उसको हर कस्टमर को सबके साथ मतलब कंपेयर करके नहीं चलता। कोई प्लाटिनियम होगा, कोई सिल्वर होगा, कोई गोल्ड होगा, उसको उसके हिसाब से ड्राइव करें, गाइड करें। अगर आप गोल्ड का प्रेशर, प्लाटिनियम का प्रेशर सिल्वर को देंगे, वो शायद ना चल सकता। अभी जो हमने एक्टिविटी की उसको आप अंडरस्टैंड कर लें। हमने कॉइन की एक्टिविटी की है। अब आपने क्या किया, हाथ में लाके उस कॉइन को क्या किया, एक हाथ से दूसरे हाथ पे शिफ्ट किया। इससे हमने ये सीखा कि हमने एज अ टीम वर्क कस्टमर को संभाल के रखा है, रिटेलर को संभाल के रखा है, सब ने मिल के। और अगर वो खुदा ना खास्ता हमसे नाराज़ हो जाता है, गिर जाता है, छोड़ जाता है, तो हम उसको एज अ टीम मनाने जाते हैं। यानी आप उसको गिरने नहीं देते, अपने आप से दूर होने नहीं देते, और ये नहीं कहते कि ये आप इसको उठा लें, आप इसके पास चले जाएं, इसको मना लें। बल्कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सेल टारगेट अचीव हों और अच्छे तरीके से हों, तो आप टीम वर्क के साथ जाएं। रिटेलर को फील हो कि यार मैं नाराज़ हो गया हूँ, मेरे पास 4 बंदे आ गए, अब तो हाँ के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, एक जाएगा तो शायद रिस्पॉन्स ना देगा। तो जब भी आपका कोई आयरेट कस्टमर है, रिटेलर है, जो कि नाराज़ हो चुका है, उसके साथ आप यही एटीट्यूड अडॉप्ट करें, रबड़ वाला, दूर ना जाने दें उसको, अपने हाथों से उसको मिल के उठाएँ अगर वो नाराज़ भी है। अगर ये करते हैं तो आपके KPI आपके आसानी से हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको कस्टमर अपनी डिमांड बताए उससे पहले आप उसको बता दें कि सर आपको ये चीज़ चाहिए होती है, आप इसको रखें। मैं इसको रिलेट करता हूँ कि 2000 में हमारे पास जब मोबाइल था तो नोकिया का मोबाइल होता था, सिम होती थी कोई 2800, 2700, 3000 की, 2000 की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं है। उस टाइम मैनुअल सेट चलते थे, यानी ये बटन वाले। और इस वक्त आप देखेंगे आपके पास टच स्क्रीन तकरीबन सबके पास है, और जिसके पास नहीं है आप उस शख्स को आउटडेटेड समझते हो, दुनिया से कट समझते हो। मुझे ये बताएं, आपने क्या, या आप में से किसी भी यहाँ पे दुनिया में किसी भी बंदे ने कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट भेजी थी कि सर ये तो मैनुअल है लेकिन 2010 के बाद मुझे टच स्क्रीन स्टार्ट करना चाहिए, और 2000 जब 15-17 में आए तो व्हाट्सअप और फेसबुक के बगैर तो मेरा काम ही नहीं हो सकता, मुझे व्हाट्सअप भी चाहिए होगा, मुझे फेसबुक भी चाहिए होगा, और सेल्फी तो मस्ट है। किसी एक शख्स ने रिक्वायरमेंट भेजी है कंपनी को, लेकिन फिर भी ये इतने सेट क्यों बिक रहे हैं? Why? Because retailer is telling to his customer that this is your need. This is your need. Retailer is telling to his or her customer. कस्टमर नहीं बता रहा कि सर मेरी ज़रूरत ये है कि टच स्क्रीन चाहिए, उसमें व्हाट्सअप भी हो। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आई नहीं है जो कि आएंगी और वो उसकी ज़रूरत बन जाएंगी। इस वक्त आप किसी कंपनी में अगर व्हाट्सअप नहीं करते, तस्वीर शेयर नहीं करते, तो वो बोलते हैं भाई आप कौन सी नौकरी कर रहे हो, नौकरी छोड़ दो, अगर सेट नहीं है तो आपके पास। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि रिटेलर जस्ट लाइक कस्टमर है, वो नादान है, उसे नहीं पता कि वक्त का क्या तकाजा है, कौन सी सर्विस रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन आप आज रखेंगे और उसका फ्लो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बहुत सारी यहाँ पे प्रैक्टिसेस होती हैं। मुझे याद है मोबाइल अकाउंट हम जब खुलते थे तो मुझे फ़ोन करने पड़ते थे CRM को, आपको भी आती थी कॉल? तो कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मेरी कुछ कॉल उठाना CRM ने बंद कर दी, लेकिन मजबूर थे, अफसर था, उठानी पड़ती। दूसरे दिन उठाते थे लेकिन बताते सर इतने अकाउंट बना दिए। अच्छा, वो हमने फोर्सफुली लोगों को, कस्टमरों को एंगेज करना स्टार्ट किया। इस वक्त कस्टमर खुद आके कहता है कि यार मेरा अकाउंट बना, चाहे आपका चाहे कम्पिटिटिव का से अवेयरनेस है ना। तो ये आप अंडरस्टैंड कर लें कि जो आपका रिटेलर है, ही इज़ अननोन, ही इज़ नादान,
उसे नहीं पता कि बिजनेस ट्रेंड क्या होने वाला है। वो बेचता है जो कस्टमर बोलता है, लेकिन आप उसको अपनी रिलेशन के हिसाब से, रिलेशनशिप के साथ, मोटिवेशन के साथ, इंकरेजमेंट के साथ उसको ये फील करवाएं कि ये प्रोडक्ट रखें, ये सर्विस रखें, ये बिकेगी नहीं बिकेगी, आई एम हियर टू सपोर्ट यू, डोंट वरी, आपका लॉस होने नहीं दूंगा मैं। तब आप में वो ट्रस्ट करेगा। जब आप में ट्रस्ट करेगा तो आपकी अगेन परफॉर्मेंस, KPI, टारगेट्स आपके अचीवेबल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और अगेन मैं आपको यहाँ फिर कहूँगा कि आप बाउंस बैक होके ना आए, बल्कि बाउंस बैक वहीं हो जाए। रिटेलर कहता है सर ये तो बिकती नहीं है। सर आपने कहाँ रखी है, कैसी रखी है, कितनी चलती है? और एक चीज़ और समझ लें, हर रिटेलर का एक प्रॉब्लम नहीं होता। मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है। मैं अगर 10 रिटेलर्स विज़िट करता था जो डॉर्मेंट थे, तो 10 के 10 का मसला वो नहीं होता था। कोई कहता था सर इसमें तो इजी पैसा की सर्विस स्टार्ट करने में तो लाखों रुपए चाहिए, यानी उसके जहन में था कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। कोई कहता था सर मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे पास मेन्यू चल रहा है, मुझे तो किसी ने बताया नहीं। कोई कहता था मेरे पास जो RSO या SND मैनेजर है उसके साथ मेरी बनती नहीं है, उसको मैंने फलां काम कहा था वो नहीं हुआ। कोई कहता है कि कस्टमर मेरे पास नहीं आता। कोई कहता है मुझे कमीशन समझ नहीं आती। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हर कस्टमर, हर रिटेलर जो आपके साथ परफॉर्मेंस में अच्छा नहीं है या वो काम नहीं कर रहा, उसका मसला एक नहीं हो सकता। उस मसले को समझें। वो जो रबड़ वाली एक्टिविटी है ना सर, वो ये है कि दूर ना, उसको पूछें सर आपके पास क्या इशू है, आप आगे क्यों नहीं आ रहे, आपकी सर्विस हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, हमारी तरफ से क्या आपको सपोर्ट रिक्वायर्ड है, और उसको कॉन्फिडेंस दें। एक नॉर्मल मिसाल मैं आपको दूं, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं घर से निकल के, सर मैंने फ्रिज लेना है, AC लेना है फला कंपनी का, और दुकानदार के पास जब आप जाते हैं तो वहाँ आपका 5 सेकंड में, 5 मिनट में, 5-10 मिनट में, आधे घंटे में माइंड आपका चेंज कर देता है। जो आप माइंड बना के आते हो वो प्रोडक्ट आपको नहीं देता, आप दुकानदार की चॉइस पे ले जाते हैं। रीज़न क्या होता है? क्योंकि जब आप मांग रहे होते हैं कि सर मुझे फला कंपनी की प्रोडक्ट चाहिए, ये AC चाहिए या ये फ्रिज चाहिए, वो कहता है सर इसको छोड़ दें, पुरानी टेक्नोलॉजी है, बिल बड़ा आएगा, प्रॉब्लम्स बहुत हैं। अब ये नहीं पता कि उसके पास है या नहीं, लेकिन वो आपको मसले इतने बताएगा कि सर मैं आपकी चॉइस के साथ एग्री हूँ, लेकिन आपको मसले होंगे, आप ये ले जाएं। फिर हम उनसे पूछते हैं भाई इसमें मसला आया तो? पहली बात तो सर इसमें मसला आएगा नहीं, इसकी सर्विस बेहतरीन है, इसकी क्वालिटी बेहतरीन है, इसकी बिजली का बिल कम आएगा, और अगर मसला आएगा भी तो सर हम किस लिए, मैं बैठा हूँ। तो जो आखिरी जुमला होता है ना, मैं बैठा हूँ, आई एम हियर, आप उसके बेस पे वो प्रोडक्ट ले आते हो। तो ये रिटेलर को भी, आप अपने रिटेलर को भी ट्रस्ट दें, सर मैं बैठा हूँ। और ट्रस्ट सिर्फ ज़बानी नहीं होना चाहिए। आप जब ये ट्रस्ट दे के आते हैं तो अपनी लाइन को, अपना जो भी इमीडिएट आपका बॉस है उसको ज़रूर लूप में लें, उसको बताएं कि सर मैं इस रिटेलर को इस तरीके से मोटिवेट करके आया हूँ, रिलेशन बना के आया हूँ, बात समझा के आया हूँ, मसला आएगा नहीं, लेकिन इन केस आ जाए तो मुझे ये सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी। आप एक दफ़ा उसको सपोर्ट दें, फिर आप देखें अपनी वैल्यू, लाइक नहीं होंगे, फिर आप रेस्पेक्टेड होंगे उस रिटेलर के सामने, और आपके टारगेट आपके नाम के साथ होंगे। सर आपने बोल दिया हो जाए, कर देंगे, कोई मसला नहीं, सपोर्ट देंगे। तो मेन पॉइंट क्या है कि आप कंपटीशन को फ़िलहाल छोड़ दें, अपने रिटेलर पे फोकस करें, उसके मसले हल करें, उसके साथ अपनी नाराज़गियाँ ख़त्म करें, उसकी नाराज़गियों से सीखें, उसकी सर्विस इंप्रूव करें, उसका ट्रस्ट बिल्ड करें, उसका बैकअप बने। आज आप RSO हैं, कल SND इस तरीके से बन सकते हैं अगर आप तगड़े RSO हैं। अगर आप तगड़े SND हैं आप आगे जा सकते हैं। अगर आपकी वर्थ और ज़बान कुछ भी नहीं है, ना मार्केट में ना यहाँ, तो फिर आपके जितने भी साल यहाँ गुजरे हैं और भी यही गुजर जाएंगे। 19-20 आप इम्प्रूव कर लेंगे, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो कंसीडर योर सेल्फ जस्ट लाइक SND मैनेजर इन द मार्केट। आप RSO नहीं होने चाहिए, SND मैनेजर होने चाहिए। और अगर कोई SND मैनेजर मार्केट में जाता है तो वो ऐसे इस सोच के साथ जाए कि आई एम द एरिया सेल्स हेड। सोचें, मतलब उस तरीके से एटीट्यूड ना दिखाएं, लेकिन उस आँख से देखना स्टार्ट करें कि अगर SND देखेगा तो इस दुकान के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें देखेगा। अगर एरिया सेल्स हेड देखेगा या असिस्टेंट मैनेजर देखेगा
या आरडी साहब विजिट करते हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ें इस मार्केट में देखेंगे, मैं उस एंगल से देखूं। जब आप अपनी नज़रिया चेंज करेंगे तो यहाँ आपका ग्रोथ का चैप्टर खुल जाएगा। लोग आपको समझ जाएंगे कि यार ये एक दूसरा आर्डिनरी बंदा है, इसको और आगे ले आएंगे। उसके बाद सर मेन चीज़ ये है कि आप गेट इट डन करें। जो भी काम करना है ना सर, गेट इट डन, ये काम करना है। इसमें यानी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अच्छा होगा नहीं होगा, होगा। और इसको मैं नाम देता हूँ बिलीव का। वही बिलीव जो बिल गेट को था कि एक दिन ये नालायक शागिर्द पे फख्र करेंगे। वही बिलीव जो जिसको एडमिशन नहीं मिली उसने कहा मैं लेक्चर दूंगा एक दिन यहाँ। ये बिलीव आपके अंदर होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं ग्रोथ ले सकता हूँ। अगर आप बिलीव कर लेते हैं ना तो 99% आपके काम हो गए, क्योंकि आप मेंटली तैयार हो गए कि ये मैंने काम करना। जब आप बिलीव करेंगे अपने आप में और उस पर मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपको हो सकता है फ़ौरन नाम ले आगे चल के मिलेगी। क्योंकि जब आप कामयाबी के लिए कोशिश करते हैं तो ज़रूरी नहीं वो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप कामयाब हो जाएं। ये जो बल्ब जल रहे हैं ना, इस साइंटिस्ट का नाम पता है क्या है? थॉमस एडिसन। उसने ये बल्ब बनाया, 1000 से ऊपर इसने ट्राई की, बल्ब नहीं बनना था। लेकिन जब बल्ब बन गया तो पहले तो दिए जलते थे, बाकी मामलात होते थे, रात जल्दी खत्म हो जाती थी, काम बंद हो जाते थे। जैसे लाइट आई, वर्किंग आवर्स बढ़ गए, मुलाजमतें बढ़ गई, काम बढ़ गया, इंडस्ट्रियाँ स्टार्ट हो गई। लोग कहते हैं पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता लाइट में नहीं। तो उसने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा ट्राई की। KFC है यहाँ पे? KFC नहीं है। KFC नहीं है। KFC पे आप गए तो है ना सब। उसका जो फाउंडर है उसका नाम पता है? ये मालूम था मैंने, उसकी कर्नल सोडल हॉर्ड। वो उसकी स्टोरी भी यही है कि वो 65 साल तक नाकाम शख्स रहा अपनी ज़िंदगी में। 65 साल की एज, यहाँ रिटायरमेंट हो जाती है 60 साल पे। वो 65 साल तक कितने काम कर चुका है मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो आर्मी में गया, वहाँ से निकाला गया। पोस्ट ऑफिस में गया, वहाँ से निकाला गया। बस का कंडक्टर बना, वहाँ से निकाला गया। होटल रेस्टोरेंट उसने खोले, गवर्नमेंट ने वहाँ से रोड बना दी, वो ख़त्म हो गए उसके। तो इस तरीके से वो अपनी लाइफ में, उसको बेगम साहब भी उसको छोड़ गई कि आप नाकाम तरीन शख्स हैं। बहरहाल 65 साल तक उसकी लाइफ नाकाम रही है। अब मुझे आप ये बता दें कि आप अपनी प्रोडक्ट को लेते हुए, कोई नई प्रोडक्ट आ जाती है, उसको लेते हुए कितने दुकानदारों के पास जाएंगे कि सर इसको रखें ये बिकेगी, सर इसको रखें ये बिकेगी, सर इतने रखें इसको बिकेगी। 40 पे जाएंगे, 50 पे जाएंगे, 100 पे जाएंगे। मेरे ख्याल में बड़ा नंबर बता दिया मैंने। 50 भी बहुत बड़ा नंबर है। आप 10, 15, 12, 20, 25, 30 कर लेंगे। 30 के बाद बोलेंगे सही नौकरी देनी है तो दे, कोई और काम दो वरना मुझे जा, मुझसे नहीं बिक रहा, या ये हो ही नहीं सकता, कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ये शख्स जो 65 साल था, इसकी उम्र 65 साल थी, इसके पास पैसे भी नहीं थे, दोस्तों से पैसे लिए, गाड़ी हायर की, उसमें ये चिकन फ्राइड जो है रेसिपी बनाई, और 1 नहीं, 2 नहीं, 50 नहीं, 30 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 600 नहीं, 700 नहीं, 800 नहीं, 900 नहीं, 1009 बंदों के पास गया, होटलों के पास। 1009 होटल्स, समझ रहे हैं? खुद गया है, वही रेसिपी पका पका के खिलाइए, सब ने रिजेक्ट की, 10वें ने बोला ओके। आप अपने आप को देखें। और इस वक्त वो जब दुनिया में था, कंपनी बेच चुका था, उसका लोगो नहीं हटा सकी कंपनी जिसने ली, क्योंकि जैसे लोगो हटाया कस्टमर ने खाना छोड़ दिया, लगाना पड़ा। 1009 दफ़ा वो रिजेक्ट हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि किसी को यकीन था या नहीं था, उसको यकीन था कि ये रेसिपी काम की है। और 10वें ने कहा कि गुड। इस वक्त दुनिया में 125 कंट्रीज़ के अंदर उसकी प्रोडक्ट 7000 से ऊपर की ब्रांचेस में सेल हो रही है। 65 साल उम्र है, 65 ईयर्स। उसको उसके इंटरव्यू में, मैंने भी सुना उसका इंटरव्यू, एंकर ने पूछा कि सर वी हैव हर्ड यू डू नॉट बिलीव इन रिटायरमेंट, आप रिटायरमेंट में यकीन नहीं करते? उसने कहा येस आई डू नॉट। मेरा सर वजह,
उसने कहा मेरा ये मानना है कि जब तक आपके पास सेहत है कुदरत की तरफ से तो उसको यूटिलाइज करें, फिर एज का कोई मसला नहीं, इसमें सेहत है यूटिलाइज करें। तो अगर वो 65 साल का शख्स ऐसे कर सकता है, जब बिल गेट ऐसा कर सकता है, जब जैक मा ऐसे कर सकता है, आप क्यों नहीं? आप कितने दुकानों में जाके वापस आ जाते हैं कि सर नहीं बिक रही, सर हो ही नहीं सकता, सर आज तो मैंने इतनी एक्टिवेशन कराई लेकिन कल नहीं हो सकती, क्योंकि आज जितनों को बोलना था कल शर्म आ रही है। कैसे बोलेंगे? मसला ये है कि आप हर दफ़ा हर काम उसी रिटेलर से लेते हो जिसका सबक पक्का है, नए को ट्राई नहीं करते हो, नए के पास नहीं जाते हो, नए रास्ते नहीं ढूंढते हो, नई अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढते हो, वहीं का वहीं रिपीटेशन चल रही होती है। वो बेचारा भी कितना जूस निकालेगा आपसे। सो अपना जो बिलीव है, यकीन है अपने आप में, उसको निकालें। सर दुनिया की इस वक्त कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी, कोई भी सर्विस दे रही हो ना, ये दावा नहीं कर सकती कि बाकी कंपनी कंपटीटर्स ख़त्म हो जाएं, मैं काफ़ी हूँ। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया को छोड़ें, आप इलाके की बात कर लें। आपके अपने शहर में ही कोई कंपनी ये मतलब क्लेम नहीं कर सकती कि सर आप सर्विस कल से देना बंद कर दें, मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी हूँ। वो पूरे ही नहीं पढ़ सकते भाई, कुदरत का सिस्टम है। यानी अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है, अगर आप ढूंढने पे आएंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है कि कोई भी कंपनी 10 और आ जाए आप जैसी कंपनी से, फिर भी मार्केट सर्व नहीं कर सकती, इतनी अपॉर्चुनिटी है। तो अपने आप में सर यकीन रखेंगे। अगर अल्लामा इकबाल साहब का शेर याद आया, कहता है उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाब की रूह जब आपके अंदर आ जाएगी तो फिर आपकी जो मंजिल है वो आपको ज़मीन पे नहीं आसमानों में नज़र आती है। तो हर प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटी होती है, मौका होता है, लेकिन आपको नज़र आना चाहिए। और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ये कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ के अंदर तकलीफ़ नहीं है ना, तो आपको जो सक्सेस मिल भी जाती है तो उसकी आपके नज़र में कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब आप तकलीफ़ से गुजर के वो सक्सेस पा लेते हैं तो फिर सही मानों में आप उसको एंजॉय करते हैं, बोलते हैं ये चीज़। तो इसीलिए तकलीफ़ों के लिए आप रेडी रहें। उसके बाद जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि चैलेंज योरसेल्फ, यकीन रखें अपने आप में और अपने आप को चैलेंज करें कि ये मैं काम कर सकता हूँ, करके दिखाऊंगा। तो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट था वो ये कहता है कि ख्वाब वो नहीं जो आप सोते में देखते हैं, बल्कि ख्वाब तो वो है जो आपको सोने ही ना दे। तो मैं ये कहता हूँ कि चैलेंज आपका वो नहीं है जो आपने वर्बली बोल दिया, बल्कि चैलेंज तो वो है जो आपको सोने ही ना दे जब तक वो अचीव नहीं हो। आप अपने आप को चैलेंज चलो सेल का ना दें, अपनी ग्रोथ का दे दें अपने आप को कि मैंने 6 महीने में, साल में प्रमोट होना है। जब आप ये चैलेंज देंगे तो वो बातों से नहीं होगा, वो अल्टीमेटली आपकी सेल की परफॉर्मेंस से ही आप आगे जाएंगे। तो अपने आप को चैलेंज दें और वो दोस्त इकट्ठे करें जिनकी सोच पॉजिटिव हो और वो आपको और चैलेंज दें। उनसे ना मिलें जो बोले यार उसको देखो क्या उसने क्या कर लिया, उसको देखो उसने क्या कर लिया, इतने टाइम से सर्व कर रहा है। ये सब बातें ऐसे लोग ना पकड़ें, नेगेटिव लोग ना पकड़ें, क्योंकि जो आपका फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो आने वाला बिल्कुल कल है, लेकिन उसकी प्लानिंग आज होगी तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। तो अपने आप को अगर आप चाहते हैं कि आप प्रमोट हों, आप ट्रेनर भी बन सकते हैं, आप मैनेजर भी बन सकते हैं, आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, लेकिन यकीन हो, अपने आप को चैलेंज हो, उसको अचीव करने की आपको कोशिश हो और वो अनथक मेहनत हो, कंफर्ट जोन में आप ना हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक एक्टिविटी और हमने करनी है अभी जल्दी से। सर पानी चाहिए होगा इन गिलासों में। कितने गिलास में? 2 गिलास भर दें। 2 गिलास भर दो भाई यार। इतने भर दें कि थोड़ा सा ध्यान हटे और पानी गिरे। अच्छा, इस एक्टिविटी को करने का मकसद मैं आपको बाद में समझाता हूँ, फिलहाल टर्म कंडीशन समझाता हूँ। हर एक शख्स आप में से यहाँ से ये गिलास उठाएगा, वहाँ तक जाएगा, फिर वहाँ से यहाँ तक आएगा। इसको इतना हमने फिल करना है कि थोड़ा सा आप हिले और पानी गिरेगा, और अगर पानी गिरेगा तो इसकी 1000 पेनल्टी उस शख्स के ऊपर जो गिराएगा। तो गिराना नहीं है, और जिसके पास पैसे नहीं है कोई मसला नहीं, हम लिख लेंगे मंथ के एंड में। और ये एक्टिविटी करेगा कौन? फैसल ये एक्टिविटी सब करेंगे। अच्छा, किस गिलास नीचे से पकड़ेंगे तो पानी ज़्यादा गिर रहा है, ऊपर से पकड़ेंगे तो नहीं गिर रहा। ठीक है, और
और कैसे आखिर तूने कैसे किया भाई? सर्दी ये कि आराम से जाएंगे तो मतलब पानी नहीं गिरेगा, अगर टक्कर करेंगे तो फिर और अगर हम अपनी टांगों को स्ट्रेट रखते हैं तब भी पानी नहीं गिरता, हम टांगों को यूं कर देंगे ना तो पानी गिरेगा। बैलेंस। ये तो अच्छा साइंटिस्ट मेरा यहाँ से 1 बाय 1 सबसे सवाल होगा, मुझे उसका जवाब चाहिए। आपने पहले पानी उठाया, बड़ी तेज़ी से गए, तेज़ी से आए। जब आप पानी, आपके साथ कौन था? ये भाई। जब आप यहाँ से पानी लेके जा रहे थे तो शकील साहब क्या कर रहे थे? मुझे पानी में से पिलाएं थोड़ा। पानी पिला भाई। आप जब जा रहे थे तो ये क्या कर रहे थे राशिद साहब? ध्यान नहीं था इसी में पानी जब आप जा रहे थे तो ये क्या कर रहे थे? क्यों नहीं दिया? पानी भी दिया था। जब आप जा रहे थे तो वो कोने वाले भाई साहब क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कोने वाले भाई साहब क्यों नहीं किया? वो क्या हो जाता? आप बताएं सर। जब आप जा रहे थे राशिद साहब क्या कर रहे थे? हंसने के अलावा कोई हरकत भी कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे जी? नहीं, वो तो मुंह से कह रहे थे ना, हाथ से क्या हरकत कर रहे थे? पानी में ध्यान। पानी पे ध्यान था। सही जी कहाँ सर। बतायो? अपन फ्रेंचाइज पे हैं। ये क्या कर रहे थे? पहले हमारे पार्टिसिपेंट थे, बैठे हुए थे। आप वो भाई साहब बस बैठे हैं हम। ये कुछ हरकत कर रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं बस थोड़ा टाइम में सर फोकस पानी अपना घर समझ के बैठे हैं। बैठे सर। इस एक्टिविटी का मकसद ये है फोकस। जब आप फोकस कर रहे थे तो उसकी वजह क्या थी? पानी तो ना गिरे, ये तो चले समझ आती है। असल वजह क्या थी? पैसे ना भरने पड़े। तो नुकसान थी। नुकसान की फिक्र थी ना। तो भाईजान जब भी आप काम करें तो ऐसे करें कि आपकी फ्रेंचाइज का नुकसान नहीं, आपका नुकसान हो रहा है। आपका टारगेट नहीं हो रहा तो आपका नुकसान हो रहा है। फोकस्ड होके काम करें। आपको नहीं पता होना चाहिए कि लेफ्ट क्या चल रहा है, राइट क्या चल रहा है, अप क्या चल रहा है, डाउन क्या चल रहा है। जब भी काम करें ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इजी बैठ जाएं। इस एक्टिविटी को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इस एक्टिविटी करवाने का सिर्फ मकसद ये था कि जब आप पानी लेके वहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। जनरली तो सब जवाब दे रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन क्या कर रहा था किसी को नहीं पता। रीज़न ये है कि आपका फोकस सिर्फ काम पे था, और ये हमें फोकस काम में चाहिए। तो जब आपका फोकस काम में बढ़ेगा तो कोई केपीआई ऐसी नहीं होगी कि अचीव ना हो, और फोकस बढ़ेगा आपकी गोल के बाद प्लानिंग से, कि आपने यहाँ से वहाँ कैसे जाना है, किस स्पीड से जाना है और किस तरीके से वापस आना है। जब आप अनप्लान्ड होके जाते हैं, प्लानिंग के बगैर जाते हैं, तो टाइम निकल जाता है और आपका फोकस भी डाइवर्ट हो जाता है और आपका टारगेट केपीआई अचीव नहीं होता। तो जब भी आप काम करें फोकस्ड होके करें। लेफ्ट क्या कर रहा है, राइट क्या कर रहा है, दाएं क्या हो रहा है, बाएं क्या हो रहा है, यू शुड नॉट नो अबाउट इट, यू शुड नो अबाउट योर गोल। सर मुझे तो नहीं पता था, मैं तो गोल पे था, मैं तो फोकस पे था, क्योंकि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर रुक रुक के नहीं देखते, चलते जाते। तो आपकी लाइफ में अगर फोकस है ना, तो आप अपनी लाइफ को फोकस बनाते हुए अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और ये फोकस अगेन सिर्फ केपीआई के लिए नहीं है सर, फोकस ऑन योर ग्रोथ। आज से 5 साल पहले आप क्या थे, अभी क्या हैं, अगले 5 साल में क्या बनना है। अगर बनना भी है कुछ और फिर आप दाएं बाएं देखते हुए जा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पानी तो चलो मैं लेके ही जा रहा हूँ, तो फिर आप मंजिल पे तो नहीं पहुँचेंगे, आपकी ग्रोथ तो रुक जानी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी और टाइम आपका वेट नहीं करेगा। क्लियर सर? एक और मिसाल इसकी बड़ी खूबसूरत है, इसीलिए जैक मा साहब कहते हैं कि अगर ग्राउंड के ऊपर 8 रैबिट है, बल्कि 9 रैबिट है, एक ग्राउंड के ऊपर, इस रूम में समझ लें 9 रैबिट घूम रहे हैं, रैबिट समझ रहे हैं, और आपने एक पकड़ना है, तो डू नॉट फोकस ऑन 9, फोकस ऑन 1। जो पकड़ना है उसी पे फोकस करो। तो आपके पास अगर केपीआई कितने भी हैं,
जिसको जिस दिन पकड़ना है उस दिन उस पर फोकस करें। बिल्कुल। शाम तक वो एक पकड़ में आ जाना चाहिए 9 में से। 9 KPI में से एक KPI शाम तक साइड हो जानी चाहिए। रादर देन आप 9 पे फोकस करते रहें और शाम में एक भी ना पकड़ पाएं। कल हम FC वो पकड़ेंगे इंशाल्लाह। इतनी मोटिवेशन आई है, अब तो कल 150-200 नंबर आना चाहिए इंशाल्लाह। क्या क्या है फैसल भाई? कल तो आप भी निकलेंगे ना? एक और बुक है खरगोश पकड़ना है इंग्लिश की, उसका नाम है मास्टरी बुक है। उस बुक में भी वो राइटर यही कहता है, ऑथर यही कहता है कि इफ़ यू वांट टू बी स्पेशल, इफ़ यू वांट टू बी मास्टर, फोकस ऑन वन एट अ टाइम। बेशक आप 15 चीज़ें करना चाहते हैं, 50 करना चाहते हैं, करें। एक वक्त में एक पे फोकस करें अगर कामयाब होना है तो। सारी चीज़ें पकड़ेंगे, एंड में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ परेशानी। एक दिन में एक, या जितने भी आपके पास टाइम लाइन है, डेडलाइन है, जो गोल्स है, उसको प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें, लेकिन फोकस के साथ। अगर फोकस के साथ करेंगे तो आपको पता होगा कि नहीं करूँगा तो नुकसान हो जाएगा, 1000 रुपये भरने पड़ेंगे। टारगेट की मतलब टारगेट ना हो ही नहीं सकता, हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुश रहें, और अगर खुश नहीं रह सकते एटलीस्ट ट्राई करें, खुश रहने की कोशिश करें। उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। अभी आप अगर अपनी लाइफ को रिवाइंड करेंगे, बटन लगाएंगे, तो आप अपनी बचपन को ज़रा रिकॉल करें। तो बचपन में आप कहते थे कि मैं ये क्लास क्वालिफाई कर लूँ, पास कर लूँ तो मेरे लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर मैं ये डिग्री ले लूँ, मेरे लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर मैं ये जॉब ले लूँ, मेरी खुशियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। फिर मैं घर बना लूँ, गाड़ी ले लूँ, मोटरसाइकिल ले लूँ, या जो भी आपकी लिमिटेशंस थी, और उससे ज़्यादा आप सोच के कहते थे कि मैं ये कर लूँ तो मेरी खुशी स्टार्ट हो जाएगी। क्या ऐसा दिन अभी तक आया है? बल्कि ये ऐसा ही है जैसे आप कभी अगर रोड पे ट्रेवल कर रहे हो, गाड़ी की अगली सीट पे बैठे हो, अपनी गाड़ी हो या रेंटल हो, तो आपको रोड स्पेशली गर्मियों में चमकती हुई नज़र आएगी। लेकिन जब आप ऐसे फील होगा कि पानी है आगे, जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो चमक और आगे चल जाएगी। तो ये लाइफ की जो हैप्पीनेस है ना, ये हम ख्याली पुलाव बना लेते हैं कि ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, आगे चल के बस ये हो जाए मुझे खुश हो जाऊँगा, लेकिन ये खुशी कभी आती नहीं। सही है। तो एंजॉय योर ईच एंड एवरी मोमेंट। जो अभी है सो अभी है। यानी अभी जो लेक्चर आपके पास हो रहा है इसको एंजॉय करें, बाकी दर्द छोड़ दें। कल सुबह नाश्ता करके आप यहाँ आए तो बाकी टेंशन छोड़ दें, सिर्फ काम को एंजॉय करें। ये जिसने लाइट बनाई थी उसकी मुझे बात याद आ गई। वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया। 300 से ज़्यादा उसकी ईजादात हैं। ये जो आप बिजली का मीटर देख रहे हैं जिस पे रीडिंग आती है, ये आज किसी साइंसदान ने नहीं बनाई, उसी की है। बिजली कैसे नापेंगे, कमाल है ना, उसी की ईजाद है मीटर भी। वो 300 से ज़्यादा ईजादात कर चुका है, और सबसे बड़ी ईजाद उसकी ये लाइट है, बल्ब है। वो ये कहता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी काम किया ही नहीं, और जो कुछ किया दैट वाज जस्ट अ फन। यानी उसने अपने काम को कभी परेशान होकर लिया ही नहीं, टेंशन लिया ही नहीं, एंजॉय। अच्छा, इसकी लाइफ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको भी स्कूल से निकाला गया था, और इसके हाथ में एक लेटर दिया गया था कि अपनी जाके मदर को आपने देना है। तो जब मदर के पास वो बच्चा लेटर लेके आता है, तो मदर जैसे वो लेटर खोलती हैं तो उनके आंखों में आंसू आता है। तो वो बेटा पूछता है कि इसमें ऐसा क्या लिखा है कि आप रोने लगी हैं? तो उनकी मदर फरमाती हैं कि इसमें ये लिखा है कि आपका बच्चा बड़ा ज़हीन है, बड़ा होशियार है, बड़ा इंटेलिजेंट है, और इसके सामने हमारे स्कूल के टीचर जो हैं वो इतने काबिल नहीं है कि इसको हम पढ़ा सकें, लिहाजा इसको आप खुद पढ़ाएं घर पे। और उसने खुद ही उसको पढ़ाया, यानी मदर ने पूरी लाइफ उसके घर के अंदर ही उसने उसको केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री बना के दी, जहाँ ये तजर्बे करता था। ये जो आप बैटरी यूज़ करते हैं ना गाड़ियों में, ये भी इसकी है ईजाद। सोचें, बड़ो कम जो मानो बैटरी भी इसने बनाई है। जब उसकी माँ की डेथ हो जाती है सालों बाद, तो ये एक दिन घर की सफाई करते हुए इसको वो कागज़ मिलता है जो लेटर था, जो उसको स्कूल से मिला था। तो उसने पहचान लिया कि ये तो वो लेटर है जो मुझे स्कूल से मिला था, मैं ले आया था। उसने जब खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा ज़हनी कमज़ोर है,
काबिल नहीं है, इतना अच्छा नहीं है कि हमारे टीचर इसको पढ़ा सकें, आप इसको खुद पढ़ाएं। तो वो उसी टाइम कहता है कि मैंने डायरी उठाई और उसमें लिखा कि एक अजीम माँ ने एक कमज़ोर जहन के शख्स को अजीम दुनिया का साइंसदान बना दिया, बिलीव देके। वो अगर उसको उस वक्त बता देती कि यार टीचर ने ये लिखा है तो फिर तो जिंदगी खत्म। देखें इस वक्त उसकी मदर ने ये टेंशन नहीं ली, उसने खुशी एक्सेप्ट की और खुशी नीचे कन्वर्ट की, उसको फील होने नहीं दिया कि आप फारिग हैं। आइंस्टाइन इतना बड़ा साइंसदान रहा है, आपको पता है उसको टेलीफोन का नंबर याद नहीं रहता था। उसको दोस्त ने कहा कि आपको टेलीफोन का नंबर याद नहीं रहता, लेकिन वो बड़ा शातिर दिमाग था। उसने कहा कि मैं ऐसी चीज़ें क्यों याद रखूं जो मुझे हाथ की मतलब डायरी में उठाता हूं और उसमें मिल जाती है, तो ये मैं फालतू चीज़ें अपने जहन में क्यों रखूं। लेकिन हकीकत ये थी कि वो भूल जाता था चीज़ें, तारीख उसकी ये कहती है। तो बहुत सारी मिसालें हैं सर, आप तो हटे कटे माशाल्लाह सब कुछ सलामत है, अगर नहीं है तो वो बिलीव नहीं है। तो सबसे पहले तो खुश रहना स्टार्ट करें, क्योंकि खुशी बाहर आपको नहीं मिलेगी, दुनियावी पैसे गाड़ी घर मिलेगी, आर्जी मिलेगी। हमेशा वाली खुशी चाहिए तो वो अंदर है आपके, निकालें उसको, एक एक पल को एंजॉय करें। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा कोशिश करें, ये वैसे मेरा जुमला है कि यू शुड ऑलवेज बी लुक लाइक यंग एनर्जेटिक मोटिवेटेड। ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा, ये मेरा अपना फ्रेज है कि आप जब भी दिखें आप यंग दिखें, मोटिवेटेड दिखें और एनर्जेटिक दिखें, नो मैटर वाट एवर यूर एज इज़। आपकी एज कुछ भी है, चाहे 65 साल हो, ख्यालात आपके यंग होने चाहिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, पॉजिटिविटी। हाँ, कुछ और नहीं, कुछ और आप न समझें, नहीं वो भी समझ लें, कोई मसला नहीं। लेकिन आपकी मतलब पॉजिटिविटी ऐसी होनी चाहिए, ख्यालात ऐसे होने चाहिए कि जब तक मुझे कुदरत की तरफ से सेहत है मुझे काम करना है। दिस इज़ यंगनेस, दिस इज़ एनर्जेटिक, दिस इज़ मोटिवेशन। तो अपने अंदर 4 चीज़ें ये हमेशा रखें। एक तो खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि खुशी आपके अंदर है, बाहर नहीं है, बाहर ना ढूंढें, अंदर है। नंबर 2 ये यंग एनर्जेटिक और मोटिवेटेड नज़र आए, चाहे आप रिटेलर के सामने हो, चाहे आप कंपनी के सामने हो, चाहे आप कस्टमर के सामने हो, चाहे आप अपने घर में हो। क्योंकि जब एक बाहिम्मत मोटिवेटेड एनर्जेटिक घर का फ़र्द होता है तो घर को और उसके जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि जब मैं इनसे मशवरा लूँगा तो मुझे हिम्मत की बात बताएगा, मायूसी की नहीं, मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम इतना छोटा हो जाएगा। एक तो अगला पहले दुखी, फिर आप उसको और दुखी कर लें, ये कैसे कर दिया, नहीं करना चाहिए था। तो ऑलवेज बी यंग एनर्जेटिक मोटिवेटेड। अगर ये कर लेते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अगेन बेहतर होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगेन ये जेकमा ही कहता है कि जिस दिन मेरा मूड अच्छा होता है, मेरी कंपनी के अंदर मैं नोट करता हूँ कि मेरे एम्प्लॉय का भी मूड अच्छा होता है और नतीजे तौर पे उस दिन प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। लेकिन जिस दिन मेरा मूड ख़राब होता है उसका असर मेरी टीम पे जाता है और परफॉर्मेंस असरअंदाज होती है। इसीलिए वो कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ मेरा मूड अच्छा रहे।